हेलो दोस्तों, मैं हूं भानी रामडाल। आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज का वीडियो है वो हमारी हेल्थ से संबंधित है, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। पहले सिर्फ सुनते आ रहे थे, अब हम गौर करने लगे हैं। कोविड-19 जो है, कोरोना जो महामारी है, इसके दौरान हमें पता लगा है कि हमारा जो हेल्थ है, हमारी जो स्वास्थ्य है, उसका क्या महत्व है। और ये समस्या आने के बाद ही हम थोड़ा सा हाइजेनिक फूड की तरफ गए हैं, अच्छे भोजन की तरफ गए हैं। हमें कार्बनिक याद आया है, हमें पारंपरिक खेती याद आया है, हमें प्राकृतिक खेती याद आया है। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, आज के समय में जो कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है, तो हम हमारी इम्यूनिटी पे ध्यान दे रहे हैं। उससे पहले नहीं दे रहे थे। हम जानते थे इम्यूनिटी क्या होती है, लेकिन सब कुछ अच्छा चल रहा था, इसलिए हम हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते आ रहे थे। भी हमें जो पता था, फिर भी हम स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उसके फैक्ट भी बताऊंगा मैं आपको। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमें पहले भी इस बात का पता था, लेकिन जब हमें अब मरने का, बीमारी का डर लगने लगा है, तब हम अपनी इम्यूनिटी के लिए कुछ ऐसे फूड है, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स है, कुछ एक जो घरेलू नुस्खे वगैरह होते हैं, उनका उपयोग करके हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाह रहे हैं। क्या लगता है, हमने इस इम्यूनिटी के साथ, हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारे हेल्थ के साथ हमने बहुत लंबे समय तक खिलवाड़ किया, और आज हम 1 या 2 महीने के अंदर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर लेंगे। आजकल जो व्हाट्सएप की पाठशाला है, फेसबुक पाठशाला है, इन पे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग स्टेटस लगा के रखते हैं कि ये करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, ये करने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। नो डाउट हम उनको अडेप्ट भी कर लेते हैं। क्या पता उसके पीछे कोई साइंटिफिक फैक्ट है या नहीं है ना। पहले हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हम उनको अडेप्ट भी कर लेते हैं, और हम कहीं ना कहीं इंटरनल सेटिस्फाई भी हो जाते हैं, अंदर से सेटिस्फाई भी हो जाते हैं कि हमने ये काढ़ा पी लिया या फिर हमने ये खा लिया, इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई। जब तक ये समस्या चलेगी तब तक हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। उसके बाद हम अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देना फिर से छोड़ देंगे। पहले से खिलवाड़ करते आए, फिर खिलवाड़ करेंगे। क्या लगेगा, जब समस्या आएगी तब हम 2 दिन अवेयर होकर अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं, अपने हेल्थ को बचा सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल काम है, विचार कीजिए इस पर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारा जो शरीर है, आज जो हमारी हेल्थ है, वो हमारे पीछे का जो फूड है, वो पीछे जो हमने हमारे शरीर को दिया है, वो उसकी देन है। और इन फ्यूचर जो हमारी हेल्थ होगी, जो हमारा स्वास्थ्य होगा, जो हमारा शरीर होगा, वो हम जो आज केयर कर रहे हैं उसके अनुरूप होगा। जो गया वो चला गया, जो गया हम उसको नहीं पकड़ सकते, लेकिन जो आज हमारे पास प्रेजेंट है और जो भविष्य है, उसमें हम सुधार कर सकते हैं। हमारे जीने के थोड़े से लाइफस्टाइल को अपने को चेंज करना होगा। देखो, आज जो नेचर में कुछ बदलाव हो रहे हैं, कुछ समस्या आ रही है, कुछ आपदाएं आ रही है, उनके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मैं उन सभी कारणों पर एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें बता सकता हूं, जिनको आप अडॉप्ट करके, यानी जिनको आप अपना के कहीं ना कहीं एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हैप्पीनेस यानी मतलब खुशी के साथ जी सकते हैं। कुछ फायदे आपको उससे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं, मैं नेचर से संबंधित कुछ जो पहलू है उन पर डिस्कस करने वाला हूं। देखो, जो मैं बताने जा रहा हूं, हो सकता है वो 99% लोगों को पहले से पता हो, लेकिन हमारी समस्या होती है एडॉप्शन की, अपनाने की। एक अपनाने की समस्या होती है, दूसरा हमें जो पता होता है हम उसको करें कैसे, ये भी एक समस्या होता है, तीसरा हमें आलस भी हो जाता है। इन तीनों चीजों पर ही डिस्कस करेंगे। बड़ा काम का वीडियो है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। वैसे हम स्वास्थ्य पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि हमें हमारे स्वास्थ्य की जरूरत नहीं है, हमें हमारे मोबाइल्स की जरूरत है। आज के टाइम में जो भी टेक्नोलॉजी ने हमें दिया है, हम उसमें ही अपना समय खर्च करना चाहते हैं, ठीक है। या हम अपने दोस्तों के साथ समय खर्च करना चाहते हैं, या फिर हम इधर उधर आवारा घूमने के लिए समय खर्च करना चाहते हैं। हमारी हेल्थ के लिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता। फिर भी आप 10 मिनट निकाल के इस वीडियो पे ध्यान दीजिए। और ऐसा नहीं कि 10 मिनट में आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, तो आप उस पर विचार करेंगे। जब आप अंदरूनी तरीके से विचार करेंगे, मनन करेंगे, तो रास्ते खुद के खुद सामने आ जाएंगे। भी आपको अपने जीवन स्तर को सही ढंग से लाने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिस है, उनको थोड़ा अडेप्ट करना चाहिए। देखिए, मेरा जो टाइटल है वो आज मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं वीडियो, उसका जो टाइटल है, उसमें मैंने 3 अलग अलग टाइटल रखे हैं। उन तीनों टाइटल का अपना अपना महत्व है, बात एक ही है। सबसे पहले मैंने बताया, आप फल सब्जियां खा रहे हैं या जहर खा रहे हैं। जितना भी एग्रीकल्चर कमोडिटी है, मैंने यहाँ फल सब्जियां मेंशन किए, उसके पीछे एक कारण है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। जितने भी आप भोजन खा रहे हैं, कि वो सारा का सारा हेल्थी है। देखो, जनरली मैंने एक चीज देखी है,
जब हम सब्जी मंडी में जाते हैं तब हम सब्जी खरीद के, फल खरीद के कहीं ना कहीं इस बात के लिए भी सेटिस्फाई होते हैं कि फल खाने से, सब्जी खाने से जो है वो पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, रेसे मिलते हैं, ठीक है, तो ये प्रोटीन्स मिलता है, इन चीज़ों से हमें सेटिस्फेक्शन होता है, इसलिए हम फल सब्जी भी लेके आते हैं। ठीक है, सब्जी हम रोटी के साथ खाने के लिए, स्वाद के लिए भी लाते हैं, लेकिन फल है उसको कहीं ना कहीं मानसिकता ये भी रहती है कि हम क्या है, फल खाएंगे तो हमारे अंदर जो पोषक तत्व है उनकी पूर्ति होगी। नो डाउट होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो आप फल खा रहे हो उसके साथ क्या जहर खा रहे हो या नहीं खा रहे हो? आज के समय में जो पेस्टिसाइड एप्लीकेशन है, यानी जो पेस्टिसाइड, पीड़कनाशी, जो रसायन है, उनको खेतों में डालने का स्तर बहुत बढ़ गया है। मेरे पास कुछ रिपोर्ट है, फैक्ट है, मैं पूरी रिपोर्ट या फैक्ट तो आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन 2-4 लाइनें ही उसकी मैं बता दूंगा तो आपकी आंखें जरूर खुलेगी कुछ ना कुछ। तो आप जो भी बाजार से फल सब्जियां लेके आते हैं, क्या वास्तव में वो आप जिस मानसिकता से लेके आते हैं वो मानसिकता आपकी पूरी होती है? नहीं होती। उसके साथ आप बहुत सारा जहर खा रहे हैं, और बहुत सारा जहर खा रहे हैं इसका मतलब है आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और ये बहुत सारे रोगों को प्रेरित करेगा, आपके स्वास्थ्य को कमजोर करेगा, बहुत तरह की तकलीफ आएगी, जो मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूं। उसके अलावा एक मैंने टाइटल दिया कोविड-19 जैसी महामारी। ये कोविड-19 आए, भगवान करे और कोई महामारी ना आए, ठीक है, ऐसी आपदा नहीं आए, लेकिन तैयार रहना बहुत जरूरी है। हमें कोई भी मुश्किल है उसके लिए तैयार रहना जरूरी है। हम बी पॉजिटिव, नो डाउट, भी एक डायलॉग है, बी पॉजिटिव बट रेडी फॉर नेगेटिव, मतलब आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, भी कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। लेकिन सकारात्मक का मतलब यहाँ नहीं, ये नहीं है कि आप जो नकारात्मक चीजें आती है, गलत चीजें आती है, उनके लिए प्रिपेयर ही नहीं है। अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, प्रिपेयर नहीं है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। कोविड-19 के अंदर आपने देखा होगा, ये ऐसी आपदा थी, न तो किसी देश की सरकार को पता था, न किसी को पता, तो अचानक से कितने लोगों की जान गई है। गवर्नमेंट है, उसके पास ऐसी कोई पॉलिसीज अचानक से नहीं तैयार हो पाई कि वो उसको संभाल सके, ठीक है। कुछ तो ऐसे भी देश है जिसमें जो सेकंड टाइम जब आया है तब भी वो नहीं संभल पाए। तो क्या है कि हमें इन चीजों के लिए, हम तो सकारात्मक है जी, ऐसी कोई समस्या नहीं आने वाली है, लेकिन आ गई ना, तो हमें क्या है, नेगेटिव चीजों के लिए भी क्या है, रेडी रहना है। तो जो हम इसके लिए, जो इस तरह की जो महामारियां हैं उससे लड़ने के लिए जो हम खा रहे हैं वो पर्याप्त है क्या? पर्याप्त मेरा यहां मात्रा से मतलब नहीं है, हमारा यहां पे मतलब है कि ये जो खा रहे हैं वो इस लायक है क्या, हमारे शरीर में जो बीमारियों से लड़ सके, बीमारियों को शरीर से दूर ही रख सके, इतना इसमें वो पर्याप्त पोषक तत्व है क्या, वो गुणवत्ता है क्या? ये सवाल आपको खुद से करना होगा। और एक स्लाइड में आपको दिखाऊंगा तो आपके सवाल में किस तरफ मोड़ लेता है वो भी आपको देखना है। इसके साथ साथ जो मैंने सॉल्यूशन है वो भी टाइटल दे दिया, किचन गार्डनिंग करिए, रूफटॉप गार्डनिंग करिए और वर्टिकल गार्डनिंग करिए। जिसके पास स्पेस है उसके पास कोई बहाना नहीं है, सिर्फ उसका मूड है या फिर वो आलस्य है। जिसके पास स्पेस नहीं है उसको मैंने एक अल्टरनेट बता रहा हूं, रूफटॉप गार्डनिंग है, छत पर खेती करना। जिसके पास छत ही नहीं है, मेट्रो सिटी है तो वहां छत ही नहीं है, सीधी सी बात है, अपार्टमेंट बने हुए मल्टी स्टोरी, वहां पे एक रास्ता है वर्टिकल गार्डनिंग का। इन तीनों को अपना के जो समस्याएं हैं उनसे आप लड़ सकते हैं, ठीक है, अपने जीवन की जो शैली है उसको सुधार सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। इनके साथ रहोगे, इन तीनों के साथ रहोगे, इसका मतलब प्रकृति के साथ हो, प्रकृति के साथ होगे, यानी प्रकृति के पास जाएंगे तो बीमारियों को दूर भगाएंगे, इस बात में कोई डाउट नहीं है। और दुनिया का ऐसा शायद ही कोई साइंटिस्ट होगा जो इस बात को नकारेगा कि ये बात गलत बोली जा रही है। इसलिए आज के वीडियो पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए, आजकल एक कॉन्सेप्ट चला है। कॉन्सेप्ट क्या चला है कि जो आज फूड मिल रहा है बाजार में या जो फार्मर उगा रहा है उसमें बहुत ज्यादा जहर है। कारण क्या है जहर डालने का? देखो, पहले मनी है वो इतनी मोबाइल नहीं थी, ठीक है, लोगों में कंपटीशन नहीं था, प्रतिस्पर्धा नहीं थी। अब क्या है, जो शहर में प्रतिस्पर्धा होती है वो गांव में भी प्रतिस्पर्धा पहुंच गई, कंपटीशन पहुंच गया। पहले गांव में कंपटीशन नहीं था। आप अगर मेरी बात से एग्री होंगे तो पहले गांव में क्या होता था, कुछ लोग नौकरी लग जाते थे और नौकरी लगने के बाद छोड़ के आ जाते, जी हमारा मन नहीं लगता है, और बड़े आराम से छोड़ के आते थे। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, घर में आके मतलब वहां रहते, छोटा मोटा काम कर लेते, उनके कोई बड़े खर्चे ही नहीं थे, कोई बाहर उनका कोई मतलब वो खुद को एक्सप्लोर करने नहीं जाते थे, उनके कोई बड़े शौक नहीं थे, गाड़ी की चाहत नहीं थी, एसी की कोई चाहत नहीं थी, वातावरण भी बहुत शुद्ध था, तो खर्चे बहुत कम थे, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, सोचते ही नहीं थी कि हम इतना उगाएं या फिर इतना उत्पादन करें कि हमें उसमें पेस्टिसाइड डालना पड़े।
एक तो ये पहलू। दूसरा ये था कि धीरे धीरे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, जनसंख्या बढ़ती गई, सरकार पर भी दबाव है कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित किया जाए। मैं यहाँ किसी को ब्लेम नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, बस मेरा यहाँ पे पॉइंट है कि आपको ध्यान देना चाहिए। तो सरकार है, उस पर भी प्रेशर था कि ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसके लिए खाद्य सुरक्षा है वो बहुत जरूरी है। और खाद्य सुरक्षा उत्पन्न करने के लिए भारत में हरित क्रांति आई थी, है ना। 1965 के बाद की बात है, आपको पता है 1966 और 7 के अंदर हरित क्रांति भारत के अंदर आई। उससे क्या हुआ, हरित क्रांति से भारत में खाद्यान्न उत्पादन बहुत बढ़ा। लेकिन हरित क्रांति के साथ साथ एक समस्या आ गई, रासायनिक खेती। भारत में रासायनिक खेती का प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। दूसरा, इधर से मैं जो बता रहा था, पहले प्रतिस्पर्धा नहीं थी, वो धीरे धीरे क्या है कि जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ने लगी, लोग एक दूसरे की तरफ मुंह होने लगे, गांव वाले लोग शहरों की तरफ देखकर उनके अंदर प्रतिस्पर्धा, क्योंकि औद्योगिक जो है वो भी युग आ चुका है। औद्योगिक युग था, औद्योगिक युग की वजह से लोगों का मूवमेंट बढ़ा, यानी रोजगार के लिए इधर उधर गए, तो उन्होंने देखा यहां प्रतिस्पर्धा है, हम अभी पीछे हैं। ये जो भौतिक चीजें है ना, ये गांव के लोगों को बहुत प्रभावित कर रही थी। इनके घर ऐसी लगी हुई है, इनकी गाड़ी है, इनके इतनी अच्छी बिल्डिंग है, मैं अच्छा कमाऊंगा तो मेरे भी ऐसी गाड़ी होगी, ये चीजें मैटर करती थी, है ना। तो ये क्या है, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने लगी। अब क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा के अंदर जो खेती है उसने व्यवसायीकरण का एक बड़ा रूप ले लिया, यानी खेती है वो एक उद्योग के रूप में उभरने लगी, यानी जो एग्रीकल्चर है वो एज ए इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के रूप में आने लगी और एक प्रतिस्पर्धा के अंदर आ गई। और इस प्रतिस्पर्धा में ज्यादा से ज्यादा उगाने और आसानी से उगाने के लिए हमने क्या किया, रसायनों का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। और हमने इतना रसायनों का उपयोग कर दिया कि आज जो भोजन खा रहे हैं उसको सोच के खाना पड़ता है। आज जो आप लोग भोजन खा रहे हो ना, उसको भी सोच के खाना पड़ रहा है। फिर लोगों को धीरे धीरे समझ में आया भी हम तो ये गलत कर बैठे, हमने तो यहाँ पे रसायन लगाने स्टार्ट कर दिए। अब जो समझदार किसान है उन्होंने अपने अपने लिए क्या है, कार्बनिक लगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बाकी जो खेती है वो रासायनिक रूप से करके उसके प्रोडक्ट है वो बाजार में बेच रहे हैं। खुद के लिए तो उन्होंने कार्बनिक लगाना स्टार्ट कर दिया, लोगों के लिए उन्होंने रासायनिक उगाना। ऐसा होता है जनरली, मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूं, हम लोग भी खेती करते थे, है ना। अब तो चलो मेरा व्यवसाय है वो एक पढ़ाना हो गया, लेकिन ऐसा होता था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक सर्वश्रेष्ठ हूं और मैं ईमानदार हूं, या मतलब मेरे आसपास ये चीजें देखी है इसलिए मैं बोल रहा हूं। खुद के लिए कार्बनिक और लोगों के लिए रासायनिक, ये चीजें बाद में समझ में आती है ना। तो लोगों के लिए रासायनिक लगाना स्टार्ट कर दिया। अब क्या है, कार्बनिक का थोड़ा सा प्रचलन बढ़ा तो लोगों ने कार्बनिक उत्पाद के लिए ज्यादा पैसा देना स्टार्ट कर दिया। कार्बनिक उत्पाद के लिए ज्यादा पैसा देना स्टार्ट कर दिया और ज्यादा पैसे ने स्वार्थ पैदा कर दिया। लोगों ने रासायनिक को भी कार्बनिक के रूप में बेचना स्टार्ट कर दिया। आज मार्केट में जो प्रोडक्ट आते हैं कार्बनिक के नाम से, कोई उसमें प्रॉपर जांच नहीं होती है, कोई उन पे प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन, कोई लॉ एंड ऑर्डर्स ऐसे नहीं है कि उनको पर्याप्त कंट्रोल किया जा सके। बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर बने हुए हैं, आप एसएसआई का मार्का देखते हैं, बहुत सारे मार्का देखते हैं, बहुत सारे कानून देखते हैं, लेकिन वास्तव में जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाओगे आप देखोगे कि इन पैरामीटर को फॉलो किया जाता है, नहीं किया जाता, बिल्कुल बकवास है ये। मैं ये दावे के साथ कहता हूं नहीं किया जाता। तो आपके पास जो कार्बनिक उत्पाद आ रहा है वो नाम जो है उसका कार्बनिक हो सकता है, उसका जो लोगो है वो कार्बनिक हो सकता है, उसकी पैकिंग बहुत शानदार है, प्राकृतिक फोटो लगी हुई है, वो फोटो कार्बनिक हो सकती है, बट उसके अंदर उत्पाद है हर टाइम कार्बनिक हो, ये जरूरी नहीं है। और ये वास्तविकता, और वास्तविकता को पहचानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का जो युग है ये लोगों के दिमाग में बेईमानी भी पैदा करता है, और बेईमानी हर स्तर पर है। लोग कहते हैं कि इंडिया में करप्शन है, नेता लोग करते हैं या फिर जो जॉब लगे हैं वो करते हैं। नहीं, जिसको जितना मौका मिलता है वो करते हैं। वास्तविकता ये है, जिसको जितना मौका मिलता है। एक स्कीम चलती है, आप सब लोग जानते हैं, नरेगा, है ना। नरेगा के मजदूर को 100-150 रुपए मिलते हैं। जब उससे बात करते हैं भाई तू उसमें जाने की बजाय हमारे मजदूरी करने आ जा, हम तेरे को 300 से 400 रुपए देंगे। बोले तुम 300-400 रुपए में काम करवाओगे, वहां 150 रुपए बैठने के मिलते हैं, उसको 150 रुपए बेईमानी करने के लिए मिल रहे हैं तो वो 150 रुपए करेगा। जिसको 1000 मिल रहे हैं वो 1000 करेगा, जिसको मेरे को 5000 मिल रहे हैं मैं 5000 करूंगा, किसी को 10,000 मिले। नेता की औकात करोड़ों की, वो करोड़ों का करते हैं। खुद सुधरेंगे, गिनती 1 से स्टार्ट होती है, 100 तक अपने आप चली जाती है, ठीक है। वो एक अलग इश्यू है, हम उस पर नहीं जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है जो आप बाजार से कार्बनिक के नाम से भोजन खरीदोगे वो हर टाइम कार्बनिक हो, ये जरूरी नहीं है, और हर टाइम रासायनिक हो, ये भी तो जरूरी नहीं है। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं। जो ईमानदार लोग हैं, एक कहावत है हमारे
भी ये जो धरती टिकी हुई है किसी पर तो टिकी हुई है, यानी ईमानदार लोगों की वजह से, सज्जन लोगों की वजह से, जेंटलमैन लोगों की वजह से टिकी हुई है। लेकिन वो जेंटलमैन के प्रोडक्ट आपको ही मिले ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मेरा मानना ये, मैंने यहाँ पे 2 डायलॉग लिखे हैं, जब तक खुद नहीं उगाओगे तब तक 100% शुद्ध कार्बनिक नहीं खाओगे। मेरा मानना तो ये है, ठीक है। बाकी किसी का मानना क्या है, थोड़ी सी और मैं फैक्ट की बातें करूंगा तो मेरी बात को थोड़ा सा आप बल देंगे, जरूर देंगे। खुद उगाओ शुद्ध खाओ, खुद उगाओ शुद्ध खाओ। अब बात आती है जी हमारे पास लैंड ही नहीं है, हम कहां से उगाएंगे, और हम उगाने लगे तो किसान क्या करेंगे। सबके पास अपने अपने रास्ते हैं, टेंशन मत लीजिए, बात करेंगे अभी। इस डायलॉग से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंडियन जो प्रोडक्शन है, भारत के खेतों से जो उत्पादन होता है उससे परिचित करवाना चाहता हूं। देखिए यहां पर कुछ फैक्चुअल रिपोर्ट्स यूरोफाइट पोर्टल जो है यूरोपियन यूनियन का है, पोर्टल की अधिसूचनाओं के अनुसार 2005 से 2017 यानी 31 मई 2017 के बीच भारतीय निर्यात को 1324 अवरोधों का सामना करना पड़ा। एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात कर रहा हूं मैं, अपने द्वारा उगाए जाने वाले फल सब्जियों की बात कर रहा हूं, और जो अनाज वाली फसलें हैं, मैं फल सब्जियों पे ज्यादा जोर दे रहा हूं, अनाज वाली फसलों पे कम जोर दे रहा हूं। इसका भी एक कारण है, बताता हूं, का सामना करना पड़ा है। जबकि ब्राजील के लिए 452, जो मैंने ब्राजील और ये कुछ देशों के नाम क्यों लिए हैं, ये भारत के कंपटीटर है निर्यात के अंदर, इसलिए। जबकि ब्राजील के लिए 452 अवरोध है, चीन के लिए 602 अवरोध है, तुर्की के लिए 114 है, वियतनाम भाई आजकल बहुत ज्यादा रसायनों का उपयोग करने लगा ना, ये भी ऊपर जाना चाहता है, तो इसको 922 जो है वो अवरोध मिले हैं। अगर इनकी भारत के साथ तुलना की जाए तो भारत को 1324 अवरोध। इसकी मतलब समझ रहे हो क्या आप? हमने यहां से उत्पाद भेजा, अगलों ने लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया? बोले इसमें रासायनिक अवशेष बहुत ज्यादा है और हम इस भोजन को हमारे देश में नहीं घुसने देंगे, हमारी जनता के स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करने वाले हैं। ठीक है, डेवलप कंट्री है, जाहिर सी बात है, कुछ तो रूल रेगुलेशन हमारे से अच्छे फॉलो करते हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है, और लोग भी अवेयर हैं और लंबे चौड़े भी हमसे ज्यादा है वो। ठीक है, तो ये 1324 अवरोध का कारण है रसायन। और आपने एक चीज नोट की होगी, अगर आप मेरी बात से एग्री है, तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की चीज निकाल के एक्सपोर्ट करते हैं। जो एक ग्रेड है वो हम एक्सपोर्ट करते हैं, बी सी डी तो भारत में ही बांटती जाती है। अब सोचो, हमने अपनी तरफ से बढ़िया चुन के भेजने की कोशिश की, उसमें से भी 1324 वापस खत्म, हम नहीं लेने वाले हैं। अब सोचो भारत में जो है, हमने उनको तो जांचा ही नहीं, उनके लिए तो कोई अवरोध ही नहीं है, उसमें कितना केमिकल आता होगा ये बात कौन स्वीकारेगा? कितना केमिकल आता होगा ये बात कौन स्वीकारेगा? जरूरत है इस पे जागने की, इस चीज पे आप लोगों को अवेयर रहने की, बहुत जरूरी पॉइंट है ये। और बताता हूं मैं, भारत के लिए अधिकांश जो अवरोध है, इंटरसेप्शंस 2012-13 में उठाए गए थे, और ये बैंगन, आम, लौकी, करेला, टारो लिखना था, टारो अरबी से संबंधित है। इसके चलते आम और इन सब्जियों का प्रवेश है वो निषेध कर दिया, हम नहीं लेने वाले। हालांकि बाद में जो है वो उस प्रतिबंध को हटा दिया, बोला कि उन फार्मर से लेके आए जो केमिकल लिमिटेड क्वांटिटी में यूज करते हैं, कम मात्रा में यूज करते हैं, या कार्बनिक है, जहर मत दीजिए हमें ना। ये अवरोध हट गया है अभी, ठीक है, 8%। जो मैं यहाँ पे 3-4 सब्जियों के लिए बता रहा हूँ, आम, लौकी, करेला और अरबी है, इनमें यूरोपियन ने मना कर दिया, हम लेंगे नहीं है। और भारत का सबसे ज्यादा आम यूरोपियन कंट्री में जाता है, अमेरिका कंट्री में जाता है, अरबियन देशों में जाता है। एक ग्राहक तो हमारा खराब हो रहा है, किस वजह से? हमने रसायन ज्यादा डाल दिए, इस वजह से। भारतीय निर्यात निश्चित रूप से यूरोपियन संघ के बाजार में अन्य विकसित देशों के अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में नुकसानदेह स्थिति में है, और लगातार भारत से जो फल सब्जियों का निर्यात है वो लगातार गिरता आ रहा है। क्यों? हम जहर डालने से रुकने वाले नहीं। अगले पैसे देके जहर क्यों लेंगे? वो तो अवेयर है, हमें तो पता ही नहीं, हम तो सीधी सब्जी मंडी से सब्जी ले आते हैं। सब्जी मंडी में सब्जी बिकने आती है, वहां कोई नहीं पूछता इसमें कितना जहर है। फार्मर स्प्रे कर रहा है, उससे कोई नहीं पूछता कितनी स्प्रे कर रहा है, ठीक है। और पूरे विश्व में कोई पेस्टिसाइड, पीड़कनाशी, रसायन बैन हो जाता है, उसके 10 साल बाद भारत में बैन होता है, ठीक है। और देशों का जो स्टॉक है वो बचा हुआ वो इंडिया में आकर बिक जाता है। बहुत सारे कारण हैं, है ना, उन पर बात नहीं करेंगे क्योंकि ये राजनीतिक कारण बन सकते हैं। देखो, हमारे स्वास्थ्य के साथ हमने खिलवाड़ किया है। जब हम खुद खिलवाड़ करने के लिए राजी है तो सरकारें तो
राजी रहनी है, क्योंकि हम खुश वो भी खुश। नेक्स्ट है, अमेरिका में भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा 2014 से 2017 तक अपनी आयात इनकार रिपोर्ट में भारत से उत्पाद के इनकार के 1698 मामले दर्ज किए। यूएसए में जो प्रोडक्ट जाते हैं, एग्रीकल्चर कमोडिटीज जाती है, 1698 को डिनाई कर दिया, जी हम नहीं लेने वाले। अब सोचिए, हमारे जो बराबर के देश है या हमारे से जो नीचे के देश है, डेवलपिंग है, अंडर डेवलपिंग है, उनमें हमारे जैसे ही रूल है, हमारे से भी खराब है, वहां चल जाता है काम। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज है वो ऐसा सहन नहीं करती है, वो रूल रेगुलेशन के साथ चलेगी, वहां के लोग अवेयर है। देखिए, हम किसी न किसी सरकार के फॉलोअर्स होते हैं, हमारी ये भी एक कमजोरी है। हमें सरकार कभी भी वास्तविक समस्याएं हैं उस तरफ ध्यान नहीं जाने देती है, चाहे वो रूलिंग में हो, चाहे वो विरोध के अंदर हो, चाहे एक जो सरकार राज कर रही है वो और उसके जो विरोधी है, ये दोनों ही क्या है, हमें उन मुद्दों की तरफ हमेशा लेके जाते हैं जो वास्तव में मुद्दे होते ही नहीं है। हमारे इस धरती पर हमारे लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो हमारा स्वास्थ्य है। इस धरती पर जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारा स्वास्थ्य है, ठीक है। और उस स्वास्थ्य पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जब इसके साथ कुछ समस्या आती है तब हम सरकारों को दोष देते हैं। जब हम खुद ध्यान नहीं देते तो सरकारों को ध्यान देने की क्या जरूरत है, वो बोलते ठीक है ये हमारे जैसे ही है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे खुद को ध्यान देना है। हमारा जो यहाँ का फल सब्जी है उसके अंदर ये प्रॉब्लम लोगों ने हमें पहचान कर बता दी, अब सोचना अपने को है भी जो हम खा रहे हैं वो बढ़िया खा रहे हैं या फिर क्या खा रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं जो हम खा रहे हैं उससे प्रॉब्लम क्या है, मैं जो बता रहा हूं भी ये क्या है, हम जो खा रहे हैं वो लोग क्यों नहीं मंगवा रहे, उसके पीछे कारण क्या है। भी हमने केमिकली तो डाला है, क्या गलत कर दिया भाई, ले लो बाहर से तो फल सुंदर दिख रहा है, ठीक है। इसकी समस्या क्या होती है, जो पॉइजनस फूड आप खाते हो, जहरीला भोजन खाते हो, उसकी प्रॉब्लम क्या है। देखो, कुछ शॉर्ट टर्म जो इफेक्ट्स आते हैं वो क्या आते हैं, कुछ थोड़े समय के लिए। देखो, मिचलाना जिसको अपने न्यूंचिया बोल देते हैं, वोमिटिंग, उल्टी आना, हेडेक, सर दर्द, चेस्ट पेन, आई के अंदर प्रॉब्लम, स्किन में प्रॉब्लम, गले के अंदर प्रॉब्लम, है ना, ये इस तरह की समस्याएं तो शॉर्ट टर्म है। अगर हम लॉन्ग टर्म समस्या देखें वो ज्यादा घातक है, लॉन्ग टर्म है जो, ठीक है। लॉन्ग टर्म देखें तो एलर्जी होती है, और आपको पता है एलर्जी का ट्रीटमेंट नहीं होता है जल्दी से। नेक्स्ट है कैंसर। कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या है। तो भाई तंबाकू है वो कैंसर उत्पन्न करता है, हम उसको बंद कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, कोई यहाँ पे फायदा नहीं है, होना चाहिए बंद, उपयोग में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जहरीला भोजन कौन बंद करेगा, या फिर भोजन में जहर डालना कौन बंद करेगा। उसमें हमें भी योगदान देना होगा, हम योगदान देंगे तो सरकारों को अपने आप देना पड़ जाता है। जब हम अवेयर होते हैं तो गवर्नमेंट को भी उसी अनुसार शासन, क्योंकि गवर्नमेंट में चुने हुए लोग हम नहीं तो चुने हैं। नर्वस सिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होती है, जनन क्षमता का ह्रास होता है, ठीक है। और बहुत सारी जो समस्याएं हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल आजकल जमाव ज़्यादा है, ब्लड सर्कुलेशन से प्रॉब्लम ज़्यादा है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, कैंसर जैसी समस्या है ही। तो ये बड़े बड़े जो रोग हैं जो मौत का कारण बनते हैं, वो इस रासायनिक जो भोजन है या रासायनिक अवशेष युक्त जो भोजन है उससे ये रोग उत्पन्न होते हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, ठीक, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। देखो, जो रसायन होते हैं वो हमेशा ही क्या करते हैं, जो भी फूड होता है उसके अंदर जहर तो पैदा कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ उसके खुद के जो पोषक तत्व होते हैं उनका स्तर भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। आगे बात करते हैं। मैंने क्या बताया था, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हैव रिपोर्टेड इन रिसेंट डिकेड, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द अनएक्सपेक्टेड contaminants on crops quality have threatened both food security and human health। ये जो पॉइजनस फूड है ये हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा है, साथ साथ में खाद्य सुरक्षा के लिए भी नुकसानदायक है। हमने पीछे एक बात डिस्कस की थी भी, सरकारों पर दबाव था, किस बात का, खाद्यान्न कम उत्पादित हो रहा था, जनसंख्या बढ़ रही थी, खाद्य सुरक्षा बहुत जरूरी थी। तो क्या खाद्य सुरक्षा रसायनों से ही आनी थी? खाद्य सुरक्षा है जैविक खेती में भी सुधार करके तो आ सकती थी। पॉलिसी मेकर होते हैं वो इस देश को चलाते हैं, वहां पर इन चीजों को सोचना चाहिए था,
ठीक है, ये बहुत बड़ी भूल है, कोई स्वीकारे या नहीं स्वीकारे। अब देखो खाद्य असुरक्षा कैसे पैदा करेंगे ये, जब आप रासायनिक खेती करोगे धीरे धीरे इस पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ दोगे। आप रासायनिक खेती करोगे, जमीन को बंजर बना दोगे, उगाओगे कहां पर, और पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ गया तो इन कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करोगे। अब ये बात सर्वसाधारण को समझ में आए ना आए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। पौधे हैं, पौधों को कीट खाते हैं, कीट को चिड़िया खा जाती है और चिड़िया को बाज खा जाता है। ये अपने आप संतुलित संख्या में बने रहते हैं, ये अपने आप संतुलित संख्या में बने रहते हैं, है ना, ये पारिस्थितिकी संतुलन अपने आप बना हुआ है। लेकिन हमने जहर डाल के क्या कर दिया, मैं यहां पे थोड़ा सा क्लियर स्लाइड के अंदर बताता हूं, इसमें बताता हूं। ये फसल है, इस फसल को कीट खा रहे हैं, और कीट है उनको चिड़ियाएं खा रही है, और चिड़िया है उसको बाज खा रहा है। ठीक है, पारिस्थितिकी में पढ़ते हैं बच्चे इसको मैंने बताया फसल, इसको मैंने बताया कीट, इसको मैंने बताया चिड़िया, और इसको मैंने बताया बाज। हमने इतना रसायन डाला कि ये चिड़िया खत्म हो गई। ये चिड़िया खत्म हो गई तो चिड़िया किसका भोजन था, बाज का था। चिड़िया खत्म तो बाज भी खत्म। अब बचा क्या, फसल और कीट। आप फसलें लगाइए, कीट नहीं खत्म होने वाले, आप फसलें लगाइए, रोग नहीं खत्म होने वाले। डालते रहिए रसायन, देखो आप कीटों को खत्म करते हैं फिर या आप खुद को खत्म करते हैं। समझ में आ गया होगा आप किसको खत्म करते जा रहे हैं। अगर देखो यहां पे एक सिंपल सी मैं बात बोल रहा हूं, ये फसल है, इस फसल को आप लगाओगे, कीट आएंगे, रोग आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि उनके प्राकृतिक दुश्मन ही नहीं है। जब उनके प्राकृतिक दुश्मन ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो तो राज करेंगे ही करेंगे। आप इनके मारने के लिए रसायन डाल रहे हो, तो क्या रसायन इनको ही मार रहा है, वो रसायन आपके भोजन में आ रहा है, वो आप खुद को नहीं मार रहा अपने आप को। तो इन रसायनों से आप कीट नहीं मार पाओगे, खुद को मार रहे हो। और रासायनिक खेती का सबसे बड़ा कारण यही बनता जा रहा है, कीट मरते नहीं है, रोग खत्म नहीं होते। हम सोचते हैं और रसायन डालें, और रसायन डालें, इनको खत्म कर दें। इनको तो हम नहीं खत्म कर पाएंगे, लेकिन हम खुद को जरूर खत्म कर देंगे। और जब आप रसायन खाओगे तो इम्यूनिटी बूस्ट कहां होगी, इम्यूनिटी तो धीरे धीरे खत्म होगी। एक फैक्ट आप लोगों के साथ और साझा। देखो यहां पर फूड क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर पॉइंट्स दिए हैं, जिसके पॉइंट ज्यादा है उसकी फूड क्वालिटी अच्छी है। पुर्तगाल, इसको पॉइंट मिलते हैं 89.6, फ्रांस 88.5, यूएसए 86.4, ऑस्ट्रेलिया 86.1। और भारत की जो फूड क्वालिटी के अंदर रैंक है, 109 देशों में तुलना की गई थी और 109 देशों में भारत के फूड की गुणवत्ता 68वें नंबर पे आती है। और क्या सोचोगे आप अपने फूड के लिए, एक तो केमिकल की वजह से, और दूसरा हम हाइजेनिक कंडीशन को इस्तेमाल नहीं करते हैं। और ये हाइजेनिक यूज न करने की वजह से भारत में बनने वाला पालक पनीर जो है डेवलप कंट्री नहीं लेती है, हाइजेनिक नहीं है। बस ठीक है, जैसे बाल्टी है उसी में दूध डाल दिया, कोई सफाई नहीं, उसमें गोबर गिर रहा है। इवन आप देखोगे डेयरियों पे, जो देसी डेयरी चल रहे हैं उनके अंदर बहुत सारा कचरा गिरता है जब दूध निकाला जाता है। हाइजेनिक यूज करना चाहिए वहां पे, क्यों नहीं करना चाहिए, बड़े ध्यान से देखना चाहिए उन चीजों को। तो इस वजह से भारत की जो फूड की गुणवत्ता है उसके अंदर उसको पॉइंट मिले 45.3, 50% ही नहीं है। और रैंक में जाएंगे 109 देशों में से तुलना है, ये 109 देशों में से 68वां नंबर है। अब बताओ कि हम जो भोजन उगा रहे हैं वो सही है क्या। और जो हम कार्बनिक के नाम पे पैसे खर्च करें, आजकल बहुत ज्यादा लोग करते हैं, आप भी करते होंगे। क्या आप बाजार में पैसे देके कार्बनिक खरीद लोगे? पैसे देके क्वालिटी नहीं खरीदी जाती है, क्वालिटी ज्ञान से खरीदी जाती है। ठीक है, बिना ज्ञान क्वालिटी नहीं आती है। और हर दिन सब्जी लेने जाओगे तो हर दिन क्या आप लेबोरेटरी में जाके चेक करवा के आने वाले हैं ये कार्बनिक है या नहीं है। तो ये दोनों लाइनें आपकी समस्या का समाधान है, ये दोनों लाइनें आपकी समस्या का समाधान है। अब बात ये आती है जी, जिनके पास जगह है वो तो सब्जी लगा लेंगे, जिनके पास जगह नहीं है वो कैसे लगाएंगे। टाइटल में मैंने 3 नाम दे दिए थे, किचन गार्डनिंग, गृह वाटिका। दूसरा मैंने बोल दिया था छत पर खेती करना, रूफ गार्डनिंग। तीसरा मैंने बोल दिया था वर्टिकल गार्डनिंग। जितना उगा सकते हैं उतना तो उगाइए। पहले 1 किलो जहर खा रहे थे, 500 ग्राम तो करिए, कुछ समय तो ज्यादा जियोगे और पूरे का पूरा उगाओगे तो 0 कर दोगे। और उगा सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है ना। देखिए आजकल एक आपने देखा होगा, जो सोशल मीडिया है
पहले टिकटॉक था, फिर फेसबुक चल ही रहा है, व्हाट्सअप चल ही रहा है, टेलीग्राम भी चल रहा है। इन पे एक शॉर्ट वीडियो का प्रचलन है। उस शॉर्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा होगा जितने भी ये पर्सनैलिटीज है, इन सब लोगों ने अपने गार्डन बना रखे हैं। पहले सिर्फ ऑर्नामेंटल बनते थे, आजकल सब्जियां लगाते हैं, है ना। खेत ले रखे हैं, सलमान खान धान लगा रहा है, शिल्पा शेट्टी खुद के टमाटर उगा रही है। ऐसे फोटो में देखते हो आप, ऐसे आर्टिकल भी पढ़ते हो, ऐसे शॉर्ट वीडियो भी देखते हो। उनके पास पैसे की कमी है, क्या वो कार्बनिक बाजार से खरीद नहीं कर सकते? भाई समझ गए हैं वो, बाजार से कार्बनिक नाम मिल सकता है, कार्बनिक उत्पाद मिले कोई गारंटी नहीं है। कार्बनिक नाम मिल सकता है। जिन लोगों के पास अच्छे खासे पैसे हैं, उन लोगों ने अपनी लैंड लेके उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया। और जो मतलब अमीर और ज़्यादा होने के चक्कर में जो मिडिल क्लास है ना, वो क्या कर रहे हैं, जो मिल रहा है, जैसा जुगाड़ मिल रहा है सब खा रहे हैं। बोले खाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, मना अच्छी बात है, खाने के लिए पैदा नहीं हुए, लेकिन जितना शरीर को सही चाहिए उतना तो खिलाना है अपने को। तो वो उस फूड पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, वो सब बाजार से सब चल रहा है। तो देखो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे घर में जगह है तो हमें अपने घर की जरूरत के अनुसार सब्जियां उसमें लगानी चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी है सब्जियों को देनी चाहिए, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स को देनी चाहिए और फ्रूट्स को देनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जगह बचती है तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ जो सुंदर फूल वगैरह है वो लगा सकते हैं अपने अपने शौक के हिसाब से, क्योंकि जितना प्रकृति के टच में रहोगे उतना ही आप खुश रहोगे, उतना ही आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे, यानी एक सकारात्मक ऊर्जा आपको मिलेगी, आप खुश रहेंगे, लंबा जिएंगे, है ना, हेल्थी रहेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपके पास जमीन पड़ी है, प्लॉट खाली है, खाली एरिया है, तो आपको उसमें सब्जी लगानी चाहिए। और आपको अपने घर की सब्जियों के लिए कभी भी बाजार की सब्जियों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक नॉर्मल स्टैंडर्ड तो ये कहता है कि 250 से 300 वर्ग मीटर का जो एरिया है, 250 to 300 मीटर स्क्वायर जो एरिया है, वो 5 से 6 सदस्यों के लिए इतना सफिशिएंट है कि वो पूरे साल की वहां पे सब्जियां और कुछ फल है वो लगाकर उनको राउंड द ईयर पूरे साल उनका उपयोग कर सकते हैं, वो उनको बाजार से नहीं लाना पड़ेगा। इससे कम भी है तो आप मैनेज कर सकते हैं, मल्टी स्टोरी है, वर्टिकल है, कई तरीके हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो के, अभी तो मैं तुम्हारी नीयत को जानना चाह रहा हूं, या मैं आपके दिमाग में ये बिठाने की कोशिश करना चाह रहा हूं कि आपको सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए। जो चल रहा है उसको चलने दे, या इसमें कुछ सुधार कर लेना चाहिए, हमें कुछ प्राकृतिक भोजन खाना चाहिए। अभी मैं आपको प्रैक्टिस नहीं बता रहा हूं, प्रैक्टिस किस तरह से, देखो आपको जिस चीज की जरूरत होती है वो जरूरत के अनुसार अपने आप ही अपने को समझ में आ जाती है क्या करना है क्या नहीं करना है। अपने आप सीख जाओगे किचन गार्डनिंग कैसे करनी है, कैसे रूफटॉप गार्डनिंग करनी है, कैसे वर्टिकल गार्डनिंग। उसके अलावा मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर होंगे जो इन पर काम करते हैं, वो भी आपको बताएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो पौधों के बारे में आपके आस पड़ोस में है, जो जानकारी रखते होंगे, तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। पहले अपनी दिमाग को मतलब क्लियर करो भी हमें ये करना ही करना है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य का सवाल है। और आपका सबसे महत्वपूर्ण जो मतलब धन है वो क्या है, आपका स्वास्थ्य है। हेल्थ इज वेल्थ, सबसे बड़ा वेल्थ है ये, ठीक है। तो 250 से 300 वर्ग मीटर जो स्थान है वो सफिशिएंट है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा एरिया है, आप इसे हाफ करोगे तो भी आप अपने घर की सब्जियां, ये तो किताबें कहती है, मैं कहता हूं इसे आधा एरिया है वो आपकी घर की 5 से 6 सदस्यों का, जो एक नॉर्मल फैमिली साइज है 5 to 6 मेंबर का, उसके लिए आप पर्याप्त मात्रा में लगभग 150 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर भी सब्जियां उगा सकते हैं। नीचे जमीन के लेवल की बात कर रहा हूं मैं। तो कैसे उगाएंगे, क्या करेंगे, ये अलग वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अभी मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको प्रैक्टिस बताऊं, अभी मेरा उद्देश्य है कि आपको इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, रूफटॉप गार्डनिंग। देखो सिटी के अंदर जो लोग रहते हैं, जाहिर सी बात है इतना एरिया नहीं होता है उनके पास कि जो जमीन पे उनको खाली जगह मिले। अगर आप लोगों के पास छत है तो छत पे अपने घर की आवश्यकता के अनुसार सब्जियां लगा सकते हैं। इस चीज के लिए लेकर 2 तरह के डर होते हैं। पहला डर जो सबसे कॉमन होता है, भी हम छत पे सब्जियां उगाएंगे तो लीकेज की वजह से हमारा घर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सीलन आ जाएगी। देखो आजकल ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म है, आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं, कुछ प्लेटफॉर्म है, वेस्ट है वो भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार होंगे जो बिल्कुल भी लीकेज नहीं होते हैं, बूंद भर भी आपकी छत पर पानी नहीं जाता है, लीकेज के लिए आप निश्चित रहिए, किसी भी तरह की कोई सीलन नहीं आती है। आजकल ग्रो बैग आते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के आते हैं, या फिर अपने जो सीमेंटेड
ऐसे ट्रे टाइप की जो पोट होता है वो अपने यूज करते हैं, वेट ज़्यादा हो जाता है, नहीं यूज करना चाहिए। उसकी जगह अपने ग्रो बैग वगैरह यूज कर सकते हैं, या वेस्ट यूटिलाइजेशन है वो कर सकते हैं, उनके अंदर अपनी सब्जियां लगा सकते हैं। इसमें बढ़िया ड्रेनेज फैसिलिटी होती है, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम होता है उसके साथ इसको अटैच कर दिया जाता है और किसी भी तरह का कोई भी सीलन नहीं होता, और आप अपने घर की आवश्यकता के अनुसार सब्जियां लगा सकते हैं। एक सिंपल देखिए, यहाँ पर ये बिल्कुल देसी तरीके से इन्होंने ढांचे बना रखे हैं और इनके अंदर ग्रो बैग लगा रखे हैं, जो मैंने बताया था ना, हाई डेंसिटी पॉलीथीन के जो ग्रो बैग होते हैं, इनके अंदर पूरे घर की आवश्यकता के अनुसार सब्जियां लगाई जा रही है। और ये घर की आवश्यकता के अनुसार सब्जी नहीं लगी हुई, ये किसी होटल रेस्टोरेंट का फोटो है, जो यहाँ पर आने वाले लोगों को ऑर्गेनिक परोसते हैं ना, तो उनको मतलब जो सब्जी है उनके दुगने दाम मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ताज़ा मतलब परोसते हैं और मतलब बढ़िया क्वालिटी के, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं डालते। जब आप घर में खेती करोगे तो केमिकल थोड़ी डालोगे। हमने इस केमिकल की समस्या के समाधान के लिए ही तो हमने घर में खेती करने का सोचा है। तो आप रूफटॉप गार्डनिंग कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा पंगा क्या है, सोचते हैं कि दूसरा डर जो मैंने बताया था, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होगा। 20-30 लाख का प्लॉट ले लेते हैं, उस पर 50-60 लाख का, 20-30 लाख का घर बना लेते हैं। ये ढांचा खड़ा करने में 50,000 रुपये भी नहीं लगते हैं। और अगर आप वेस्ट यूटिलाइज कर रहे हो तो आपको इतने भी नहीं लगने वाले, 50,000 लग जाएंगे। अरे 50,000 के लिए आपका ढांचा जो है वो तैयार हो गया और आपको बाजार से सब्जी नहीं लानी पड़ रही है। 2 साल में 1 साल में आपके सब्जी के पैसे पूरे हो जाते हैं। फ्रूट्स जो सब्जी आप ला रहे हैं वो नहीं लाने पड़ रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा मिल रही है। बाजार में शुद्ध ऑर्गेनिक खरीद के देख लो, भाव पता लग जाएगा क्या होता है। 1 साल में आप अपने पैसे की भरपाई कर लेंगे, प्लस आपने अपने स्वास्थ्य को बचा लिया। जब आप घर में सब्जियां लगाते हैं, गार्डन लगाते हैं, उसमें काम करते हैं, तो आप प्रकृति के बहुत नज़दीक होते हैं। अपने घर आसपास ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छा होता है। ऑक्सीजन के लिए लोगों को लड़ता हुआ आपने कोविड-19 में देखा होगा। ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। अगर हर घर में इतने सारे प्लांट्स होंगे तो बताओ ऑक्सीजन का लेवल कहाँ पहुँचेगा। अपने घर में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। पौधों के साथ जब काम करेंगे, कुछ उसमें कटिंग करेंगे, कुछ उनमें पत्ते वत्ते इधर उधर करेंगे, फल तोड़ेंगे, सब्जियां तोड़ेंगे, बड़े खुश होंगे आप। पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जितने आप खुश होंगे उतने ही आप हेल्थी होंगे। जितना शुद्ध खाएंगे, जितना बिना रसायन का खाएंगे, जितना रसायन मुक्त खाएंगे, उतने ही आप स्वस्थ रहने वाले हैं। ये आपको कई तरीके का फायदे देंगे, आगे डिस्कस करूंगा मैं फायदों का। तो इस तरह से आप बेस बना सकते हैं। कौन कौन से बेस यूज कर सकते हैं, कौन से बिल्कुल सेफ है, इन पे किसी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब देखो, मैंने बताया था इस तरह की मार्केट में कैनोपीज मिलती है, इस तरह के ग्रो बैग्स मिलते हैं, बड़े सिस्टमेटिक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इनमें आप छत पे सब्जी लगा सकते हैं। इस तरह की जो कैनोपीज होती है वो मिलती है ना। ये देखो कैनोपी बना दी, इसमें ये ग्रो बैग लगा हुआ है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन का लगा हुआ है, ये लीकेज नहीं होता है। इसके अंदर देखो ये पूरे का पूरा ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है। पानी भी आपको हाथ से देने की जरूरत नहीं है, पूरे का पूरा आप मोटर से या फिर जो नल होता है, टेप होता है, उसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल भी सीलन नहीं आएगी, कहीं पर भी कैसा भी लगाए रखो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बेल है उसको पूरे में फैला दोगे। ऊपर आप क्या कर सकते हो, जैसे ये आपका पूरा छत है, इधर आपने कुछ पोल गाड़ के यहाँ पे पूरे पे आपने जाल बना लिया। इस जाल पर आप बेल वाली सब्जियां चढ़ा सकते हो, मतलब अपने घर को बहुत सुंदर बना सकते हो, बिल्कुल नेचुरल बना सकते हो, है ना। और साथ साथ में आपको सब्जियां मिलनी है वो तो मिलनी ही मिलनी है। तो ये इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर आते हैं जिनमें आप सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं, वेस्ट यूटिलाइज भी कर सकते हैं। उसके लिए मेरा थोड़ा सा देखो अलग तरीके का मानना है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये देखो बहुत सारी कंपनियां हैं इस तरह से कैनोपी तैयार करती है। ये थोड़ा छत से ऊपर हाइट में होता है, हमें क्लियर दिखता है, यहाँ किसी तरह का कोई मॉइस्चर नहीं है, जरूरत नहीं है, ऐसे बेस की नीड ही नहीं है। हम सीधा छत पे भी ये बेस इस तरह की कैनोपी रख सकते हैं। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो ग्रीन कलर की मेट होती है ना, जो ग्रीन हाउस वगैरह में लगती है, तो वो अपने इस पे लगाएंगे ताकि ज़्यादा गर्मी से पौधों को बचा सके, ज़्यादा सर्दी से बचा सके, पक्षी ज़्यादा आते जाते हैं तो उनसे बचाया जा सके। इसके अंदर जो अपने ये जैसे ये ग्रो बैग है, इस ग्रो बैग की डेप्थ होगी आराम से 1 फीट डेप्थ होती है, ठीक है। 1 फीट डेप्थ का अपने ग्रो बैग काम में लिया जाता है। इसके अंदर अपने मीडिया भर देते हैं।
मीडिया जिसमें पौधे आप उगाओगे। एक चीज ध्यान रखना, छत पे आपको कभी भी सॉइल नहीं यूज करना चाहिए, आपको सॉइल लेस मीडिया यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सॉइल होती है वो बहुत वेट होता है, बहुत वजन होता है, और उसमें लगातार आपको कुछ ना कुछ मिक्स करते रहना पड़ता है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए। फर्टिलाइजर यूज नहीं करने, रसायन बिल्कुल भी यूज नहीं करने आपको, ठीक है। तो इसके अंदर जो आप मीडिया यूज करते हो वो सॉइल लेस मीडिया बोला जाता है, वो हल्का होता है, बहुत लाइट वेट होता है, वो मीडिया अपने यूज करते हैं, तो ज्यादा वेट भी नहीं होता है, इजी मेंटेन हो जाता है। वो नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो आप छत पे आसानी से क्या कर सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं। और ज्यादा सुंदर कैनोपी में जाओगे तो इस तरह की भी मार्केट में कैनोपी अवेलेबल होती है, इस तरह की कैनोपी भी लगा के फिक्स कर सकते हैं, छत के अंदर स्क्रू कर सकते हैं। ये ज्यादा हाइट में न होकर मजबूत ज्यादा होती है और दिखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर होती है। स्टील की पाइपें भी लोग इसके अंदर यूज करते हैं। उसके अलावा आप क्या करेंगे, कुछ जगह पे आप पौधे लगाना चाहते हैं तो इस तरह के पोट आप काम में ले सकते हैं। इनमें जो 24 से जो बड़े साइज के पोट होते हैं उनके अंदर आप फल भी लगा सकते हैं, जो जैसे मैं आपको बताऊं, आगे बताऊंगा आपको। ये देखो, आप देख सकते हो इस तरह से ये कुछ अलग अलग डिफरेंट साइज की कैनोपी जिस तरह की आप चाहोगे मार्केट में उस तरह की अवेलेबल हो जाती है। जितना जिसके जहां जैसा स्पेस है उस तरह से वो लगा सकता है। ये देखो आपने कैनोपी, ये देखो, अब देखो यहाँ पे मैंने बदला था वेस्ट यूटिलाइज। ये मान लो किसी के घर पे ड्रम पड़े तो उसने ये काट के लगा दिया, बकेट्स फालतू पड़ी है तो उसने ये लगा दिया। ऐसा भी आप कर सकते हैं, तो आपका खर्चा है वो बहुत कम लगने वाला है। बट सीधी सी बात है, जब आप गार्डनिंग के लिए जाते हैं तो इतना तो खर्च ही दो कि अपना जो छत है वो सुंदर भी लगे, थोड़ी सी ऑर्नामेंटल भी लगे, क्योंकि जितनी चीजें ज्यादा सुंदर दिखती है उतनी ज्यादा अट्रैक्ट होती है। हमें यहाँ भौतिक चीजों से सुंदरता नहीं बनानी है, फिर भी पूरे के देखो घर में आप जैसे बेडरूम में या बालकोनी के अंदर जब भी पोट लगाते हैं, कितने सुंदर पोट, कितने खर्चा करके आप वो पोट लेके आते हैं। तो अपनी छत को भी एक सुंदर सा डिजाइन दीजिए, एक बहुत शानदार बनाइए। 10 मिनट जाके बैठो, 20 मिनट जाके बैठो, आधे घंटे आनंद आए आपको, है ना, मन करे, वो आपको आकर्षित करे, है ना। रोज को शाम को बुलाए भी आ जाओ, है ना, क्योंकि अपना मन नहीं लगेगा, जाना पड़ेगा। एक बार आदत पड़ गई तो हम रोज जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। तो मतलब कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए, बट फिर भी आप खर्चा नहीं करना चाहते, या आप तो खर्चा करने के लिए आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो केस हो सकता है। दूसरा, आप बहुत कंजूस है। तीसरा केस ये भी हो सकता है कि आप जो वेस्ट है उसको बहुत बढ़िया रूप दे के भी कर सकते हैं। उस टाइम आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपकी जो आर्ट है वो आपको दिखानी पड़ेगी और वो अपना समय लेगी। लेकिन आपके पास समय नहीं है तो वेस्ट पे मत जाइए, आपके पास समय है तो आप बहुत बढ़िया वेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ आजकल देखो बहुत सारे फ्रूट है जिनके अंदर ड्वार्फ वैरायटियां, बोनी किस्म का प्रचलन चल चुका है। जैसे मैं बात करूं आम, हम भारतीय हैं, आम के तो बहुत शौकीन है। आम तो हमारे यहाँ का राजा है, फ्रूट ऑफ लव भी है, हिंदुस्तान फ्रूट भी कहा जाता है। हमारा तो एम्बेसडर फ्रूट है, ये किंग ऑफ फ्रूट है, फलों का राजा है, नेशनल फ्रूट है, राष्ट्रीय फल का दर्जा दिया जा चुका है। टीवी देखते हैं उसमें एडवर्टाइजमेंट में भी ये देखने को मिलता है, पहले आम खा लो, लड़ाई है तो बाद में कर लेंगे, है ना। तो आम तो हमारा पसंदीदा फल है, किचन गार्डनिंग में, रूफटॉप गार्डनिंग में लगना ही लगना चाहिए। तो आम की बहुत सारी बोनी किस्में आती है, जिसमें सबसे पॉपुलर आम्रपाली और सदाबहार है। सदाबहार तो ऐसी है जिसमें पूरे साल फल लगते हैं। आराम से पोट के अंदर लगा सकते हो आप, इस तरह के पोट में लगा सकते हो, जैसे मैंने बताया था ग्रो बैग है उसमें 24 साइज के जो बड़े पोट आते हैं उनके अंदर लगा सकते हो। उसके अलावा आप देखो पपीता लगा सकते हो। हमेशा कोशिश करो बोनी किस्में लगाओ ना, जगह कम गिरे। क्यों? क्योंकि आपका खेत नहीं है, आपका छत है या फिर आपकी घर की खाली जगह है। नींबू, लाइम और लेमन, जो नींबू है वो हमारे किचन के अंदर पूरे साल अपना रोल अदा करता है, ठीक है। नींबू तो जरूर होना चाहिए, और नींबू की बोनी जाती आती है और ऐसी जाती आती है उनमें पूरे साल नींबू लगते हैं आपको लगातार, है ना। किसी को नींबू किसी में चाहिए, किसी को किसी में चाहिए, किसी को शाम को भी चाहिए, सबका अपना अपना है ना। तो नींबू तो हमारे जीवन का पूरे साल का पार्ट है। अमरूद है, जैसे थाई अमरूद है बोनी किस्म है, ऐसे बहुत सारे अमरूद की बोनी किस्में आजकल विकसित की जा चुकी है। छोटे साइज के होते हैं, अच्छे खासे उसमें अमरूद आते हैं। जैसे थाई अमरूद आप देखोगे 400-400 ग्राम के अमरूद देखने को मिल जाते हैं। अनार है, अनार की बोनी किस्में आती है जिनको आप आसानी से इसके अंदर लगा सकते हो, बड़े अट्रैक्टिव अनार आते हैं बोनी किस्मों के। अंगूर की बेल लगा सकते हो। स्ट्रॉबेरी तो आजकल क्या है, देखो स्ट्रॉबेरी एक थोड़ा सा मतलब जब हम उसको खरीदते हैं खाते हैं तो लगता है कि हम थोड़े हाई क्लास के लोग हैं, ज़्यादा पे करके खाते हैं ना। तो स्ट्रॉबेरी आप आसानी से लगा सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। 3 महीने में स्ट्रॉबेरी खाना स्टार्ट कर दोगे आप, स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं। उसके अलावा
कुछ और भी फल है जिनकी बोनी किस्में, जैसे चिक्कू है वो लगा सकते हैं, आड़ू है वो आप लगा सकते हैं, सेब की बोनी किस्में वो लगा सकते हैं, बेर है उसकी भी बोनी किस्में आती है वो भी आप लगा सकते हो। छत पे बहुत सारे फ्रूट लगा सकते हो। आप जो रेगुलर बेसिस फ्रूट लाते हैं उनका 60% आप लगा लोगे, 40% ले आओगे। सब्जियां तो सारी राउंड द ईयर पूरे साल की सब्जियां आपकी छत पे लग जाती, पूरे साल की सब्जियां आपके छत पे लग जाती। कैसे लगती है, कैसे एरिया यूटिलाइज करना होता है। अभी मैंने कैनोपी बताई थी, देखो ये कैनोपियां जो है, जैसे मैं बताऊं ये 10x4 की और 10x3 की कैनोपी आती है। 6 सदस्यों के लिए आप 10x3 या 10x4 की 3 कैनोपी लगा लेते हैं तो पूरे साल आपको एक सब्जी भी बाहर से नहीं लानी पड़ती है, अगर आप अच्छा प्रबंधन करते हो। अब आप सोचेंगे कि प्रबंधन के लिए तो बहुत सारा काम कर, अरे नहीं, दिन में 10-15 मिनट आप अपनी गार्डनिंग को 10-15 मिनट ही देना है। 2-4 दिन काम कर लिया तो गार्डन आपको बुलाने लग जाएगा, आप मजबूर होंगे जाने के लिए, मन ही नहीं लगेगा जब तक नहीं जाओगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बंदा इस पे फिक्स रहेगा और वो ये खेती करना स्टार्ट कर दी और घर की सब्जियां, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको ये बहुत खुशी देने वाला है, बहुत ही हेल्दी फूड देने वाला है, आपके घर को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला है, आपके घर में बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है उनको बिखेरने वाला है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे लाभ है, जितने सोचोगे उतने ही कम है। अगर किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप पौधों के समूह में जाके खड़े हो जाना और किसी एक पौधे के पास जाकर चिपक जाना, पता लग जाएगा पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है या नहीं मिलती है। स्ट्रॉबेरी किसी भी तरीके के पोट में, जी ये मटका है, हमने इसको रंग करके टूटा फूटा था, इसमें भी स्ट्रॉबेरी लगा दी। मैंने कहा था ना, वेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं जब आप आर्टिस्ट होंगे तब, ठीक है, नहीं तो वो बना बनाया सामान लाइए और बहुत बढ़िया तरीके से लगाइए। आपके घर में कुछ जो मेडिसिनल प्लांट है वो होना बहुत जरूरी है। हमारे आयुर्वेदा की शान भी है वो, और दूसरा अगर वो है तो आपके घर में अंग्रेजी दवाइयां नहीं घुसेगी। एक तो आपके घर में आप खुद सब्जी उगा रहे हैं, खुद फल उगा रहे हैं और ये मेडिसिनल प्लांट लगा रहे हैं। 99 टाइम आपके घर में, 99 बार आपके घर में अंग्रेजी दवाई नहीं घुसेगी और आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, बट रेगुलर यूज करोगे। देखो, रेगुलर ना यूज करने का एक कारण ये भी होता है हमारे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, हमें दूर से लानी पड़ती, आलस है। लेकिन घर में जब तुलसी लगी होगी तो उसकी तुलसी की पत्तियों को हम पानी में डालकर चाय में डाल के पी लेंगे। लेकिन अगर दूर से लानी पड़ेगी तो आलस कर ले। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि घर में कुछ औषधीय पौधे भी होने चाहिए। उनका क्या महत्व है वो मैं इस वीडियो में तो सबका नहीं बता सकता ना, नेक्स्ट कभी बताएंगे कौन कौन से प्लांट है और उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस, सिर्फ नाम बता देता हूं। तुलसी होनी चाहिए, तुलसी तो बहुत जरूरी है जी। तुलसी तो हमने उसको पूजनीय पौधा बोला है, उसका पीछे तो कोई तो कारण है। तुलसी को धर्म से मत जोड़िए आप, है ना, और अगर आपको धर्म से जोड़ने से खुशी मिलती है और अपनाते हो तो जरूर जोड़िए। और आप किसी धर्म की कंट्रोवर्सी रखते हैं, बोले ये इस धर्म का पौधा है मैं इसको नहीं, तो वो आप गलत कर रहे हैं। फिर आप उसको धर्म का पौधा नहीं मानिए, आप उसको मानिए कि आपके स्वास्थ्य का पौधा है। ठीक है, सबका अपना मना मानना, यूज आना चाहिए। ठीक है, देखो किसी भी शब्द पे, किसी भी पौधे पर, किसी भी प्राकृतिक चीज पर किसी का अधिकार नहीं है। नेचर जो है उस पर किसी का अधिकार नहीं है। नेचर का हमारे पर अधिकार हो सकता है, हमारा नेचर पर अधिकार नहीं है। ठीक है, वो सबके लिए एक जैसा है, सबको सर्व करता है वो हमेशा। ठीक है, तुलसी है घर में जरूर होना चाहिए, एलोवेरा जरूर होना चाहिए। तुलसी को तो क्वीन ऑफ हर्ब्स कहते हैं ना, और जो एलोवेरा है उसको किंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं, और इसको आयुर्वेदा में धरत कुमारी बोलते हैं। बहुत सारे त्वचा से संबंधित, गले से संबंधित रोग, पेट से संबंधित रोग, ये बहुत सारे रोगों के उपचार करते हैं। मैं बाद में बताऊंगा इनका अलग से वीडियो में। पुदीना होना चाहिए, मेथी आपके घर में होनी चाहिए, लेमन बाम होना चाहिए, मैक्सिकन मिंट जिसको अजवाइन पत्ता कहते हैं वो होना चाहिए, करी पत्ता है वो जिसको मुराया बोलते हैं वो होना चाहिए। गिलोय तो बहुत जरूरी है आज के टाइम, गिलोय तो अमृत है समझो ना, राम बहुत सारे रोगों के इलाज करती है। स्टीविया, चीनी जो ये बाजार में जो चीनी आ रही है ना, वो समझ लो व्हाइट पॉइजन ही खा रहे हैं आप, है ना, तो उसकी बजाय स्टीविया या फिर खांड क्या होती है अपने बात करेंगे कभी, चीनी का अल्टरनेट। मीठा खाइए, मीठे के लिए मनाही नहीं है, लेकिन जो बाजार में सफेद सुंदर चमकदार चीनी आती है उससे परहेज करना सीख लीजिए, उसको लिमिट कीजिए। कैमोमाइल्स है, लेमन घास है, रोजमेरी है, उसके अलावा कैमोमाइल्स यहाँ ऊपर भी मेंशन कर दिया था, लेवेंडर है, उसके अलावा सेज है, थाइम्स है,
कैलेंडुला है, मोरिंगा है, इस तरह के जो पौधे हैं, मेडिसिनल प्लांट है, ये आपके घर में होने चाहिए और इनका जो जो उपयोग है वो उपयोग आपको लेना चाहिए। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कभी भी आपको मेडिकल की कॉस्ट नहीं भरनी पड़ेगी और किसी तरह के हॉस्पिटल के अंदर आपको बड़ा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और कोविड-19 जैसी भी बीमारियां इन चीज़ों के लगातार उपयोग से हराई जाती है। कोविड-19 असर ही नहीं करता। आपने देखा होगा कोरोना में कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कुछ लोग थोड़ी तकलीफ झेलते हैं, कुछ बहुत तकलीफ झेलते हैं और कुछ जो है उनकी मृत्यु तक हो गई है ना। ये अपने सामने की बात है, ये उनके इम्यूनिटी का लेवल है और ये सब बूस्टर है। किस वो जो टीवी में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, अगर कोई प्राकृतिक है तो ये चीज़ें डली हुई है उनमें, ये चीज़ें उनमें डली हुई है। और अगर कोई सिंथेटिक है तो वो कोविड-19 में काम नहीं कर पाया। अगर कोई सिंथेटिक है तो वो कोविड-19 में काम नहीं कर पाया। वो कोविड-19 से पहले एडवर्टाइजमेंट में आता था और बाद में आएगा कोविड-19 के समय वो लुप्त हो गए। ये इम्यूनिटी बूस्टिंग के काम करते हैं सारे के सारे। एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, कैंसर सबसे ज्यादा पॉइजनस फूड से ही हो रहा है। एंटी डायबिटीज है, एंटी इंफ्लामेटरी है, एंटी माइक्रोबल है, ये एंटी वायरल है, ब्यूटी इनहेंसर है, चमक पैदा करते हैं, सुंदर बनाते हैं आपको। आप सुंदरता के लिए वो जो केमिकल रगड़ रहे हैं ना, एक तरह से जो जहर रगड़ रहे हैं अपनी त्वचा को बंजर करने के लिए, उसकी आपको जरूरत नहीं है, वैसे ही आप चमकदार हो जाएंगे। ओबेसिटी, मोटापे को घटाते हैं, मोटापा घटाने के लिए। जब तक मोटापा नहीं आता तब तक मजाक लगता है और जब मोटापा आ जाता है तो घटाने में हम पूरे का पूरा जोर लगा देते हैं, घटता नहीं है ना। आता बहुत आसानी से, जाता नहीं है। ये सब चीजें होगी तो लगभग नए के बराबर आएगा। लेकिन जब आप आलस खाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे तो अलग बात है। उसके अलावा कफ और फीवर की रेमेडी के लिए काम आते हैं। ये मेडिसिनल प्लांट है तो आइए समझ लो कि फर्स्ट एड बॉक्स भी है और लास्ट एड बॉक्स भी यही है ना। फिर आपको किसी तरह की कोई भी केमिकल मेडिसिन की नीड है, अंग्रेजी दवाओं की जरूरत नहीं है। अब बोले कि जी हम तो मेट्रो सिटी के लोग हैं, हम मेट्रो सिटी के अंदर हमारे छतें कहाँ पे हैं, तो जी दीवारों पर भी हम तो खेती करना सीख गए हैं। वर्टिकल गार्डनिंग अपनाइए। देखो डायग्राम से ही आप समझ गए होंगे। आपके पास लॉबी है, उस लॉबी के अंदर इस तरह की वर्टिकल गार्डनिंग लगाइए। एक तो क्या है, अपने घर में ऑक्सीजन का संचार बहुत अच्छा होगा, दूसरा किचन के अंदर ऑर्गेनिक सब्जियों का संचार भी बहुत बढ़िया होगा। जगह कम है, फ्रूट व्रूट तो नहीं लगा पाएंगे ज्यादा, तो चलो इतना तो आप मार्केट से ले आओगे। सब्जियां सबसे ज्यादा हम खाते, सब्जियों की क्वांटिटी फलों की तुलना से ज्यादा आती है। कम से कम वो तो अपने क्या है, घर में इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं, बहुत सारे आर्टिफिशियल भी आते हैं, तो उनको अपने लगा के उनमें सब्जियां उगाई जा सकती है। और हम ये जो आज के समय जहर का खुला खेल चल रहा है उससे भी बच सकते हैं। अब देखो पूरे वीडियो में मैंने फल सब्जी पे ज्यादा जोर दिया, खाद्यान्न पे जोर ज्यादा नहीं दिया। देखो अगर आप फार्मर है तो आपको पता होगा खाद्यान्न में लोग ज्यादा स्प्रे नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा स्प्रे सब्जियों और फलों के अंदर ही होती है। ये हाई प्रोडक्टिव क्रॉप होती है, इस वजह से इनमें और ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेने के चक्कर में ज्यादा स्प्रे की जाती है। आप जितना पॉइजन खा रहे हैं, जितना रसायन खा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा सब्जियों के थ्रू और उसके बाद फलों के थ्रू खा रहे हैं। उसके बाद खाद्यान्न का नंबर आता है, क्योंकि खाद्यान्न को उगाने के लिए थोड़ा एरिया ज्यादा चाहिए। खाद्यान्न कार्बनिक आसानी से मिल भी सकता है, क्योंकि आजकल लोगों का प्रचलन हो गया है कार्बनिक खेती का, लेकिन सब्जी मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब्जी आपको हर दिन लानी पड़ती है। हर दिन आपको कार्बनिक कहां से मिलेगी इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। हर आदमी कार्बनिक खाना चाहता है, लेकिन कहां से खाए उसके दिमाग में बड़ा सवाल है। तो 99% तक मैंने क्लियर कर दिया। मैंने आपको बोला था जब तक आप खुद नहीं उगाओगे तब तक 100% कार्बनिक नहीं खाने वाले। कार्बनिक खाना है तो अपने घर में उगाइए, अपनी छत पे उगाइए, अपनी दीवारों पे उगाइए, बट जरूर उगाइए। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, सबके पीछे प्रोटेक्शन लगा होता है, सब के पीछे हाई डेंसिटी पॉलीथीन यूज की जाती है या फिर दूसरी शीट है वो यूज की जाती है, जिससे किसी भी तरह का कोई भी लीकेज नहीं होता है। ये देखिए वर्टिकल गार्डनिंग के अंदर हाइड्रोपोनिक सिस्टम भी आने लग गया है, उसमें भी बहुत सारी चीजें आप उगा सकते हैं और ताजा खा सकते हैं। मैंने कहा था घर में उगाने के लिए दूसरा जो डर होता है वो कॉस्ट का होता है। कॉस्ट से मत डरिए, कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, हमारे शरीर से ज़्यादा नहीं है। आज के समय में कमाने के रिसोर्सेज इतने हैं कि आप इतना आसानी से कमा सकते हैं। वो बात अलग है कि हम बोलते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, नो डाउट बढ़ रही भी होगी। रोजगार किसे मानते हैं, रोजगार का लेवल क्या होना चाहिए मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा ये मानना है
मेरी कोई ज़्यादा एज नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि आज लोगों के पास जितना पैसा है उतना पैसा 10 साल पहले नहीं था, और उसके 20 साल पहले उतना भी नहीं था। बूढ़े बुजुर्ग गांव में बातें करते हैं, हम 1 रुपये में ये करते थे वो करते थे। उनको दुकान पे जाने पर एक सिंगल चवन्नी नहीं मिलती थी, घर वाले दुकान पे खर्चना उनको अलाउ नहीं था, दुकान पे चढ़ना भी अलाउ नहीं था। आजकल हर बच्चा, चाहे वो एक मजदूर घर से है, चाहे एक मिडिल क्लास से है, चाहे एक बड़े, 10, 20, 50 रुपए को तो यूं चुटकियों में खर्चता है। ठीक है, तो आज के समय में पैसा अर्न किया जा सकता है काम करने की, अगर नियति हो, स्वास्थ्य के लिए, है ना। मैंने कहा था ना, जहां चाहे वहां राय, तो राय बन सकती है। राय मैंने आपको बता दी, बहुत तरह की राय। ये देखो वर्टिकल गार्डनिंग है, वर्टिकल गार्डनिंग में देख लीजिए आप, है ना, उगा सकते हैं। ये स्ट्रॉबेरी उग रही है, बहुत तरीके हैं आपके पास। अब मैंने कहा था, जब भी आप छत पे खेती करते हैं या वर्टिकल खेती करते हैं, वहाँ पे सॉइल मीडिया मत यूज करो। सॉइल मीडिया होता है ना, वो बहुत हैवी होता है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, देखो है ऑर्गेनिक ही, इसमें केमिकल तो मैंने वर्ड यूज नहीं किया कहीं पे, है ना। केमिकल से तो बचने का काम कर रहे हैं, हमें सॉइल लेस मीडिया यूज करना है। कोकोपीट, नारियल का जो ऊपर का होता है उसका बना होता है, ये कोकोपीट आता है मार्केट में, फिर अपने इसको पानी वानी में डाल के तैयार कर लेते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में कभी मैं प्रोसेस बताऊंगा। उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट, जो केंचुए की खाद है, वर्मी कंपोस्ट नहीं मिली तो कंपोस्ट खाद, वैसे वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा बढ़िया है, कंपोस्ट है या गोबर की खाद है। उसके अलावा परलाइट्स जो होता है ना, ये भी मिनरल्स है, खनिज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जल का बहुत अच्छा अवशोषण करता है। 50-1% आप कोकोपीट यूज करो, 30 से 40% वर्मी कंपोस्ट यूज करो, 10 से 20% परलाइट यूज करो, बहुत बढ़िया मीडिया बन जाता है, बहुत हल्का मीडिया बन जाता है। उसके अंदर नीम की खली है, वो भी डालो, वो एरिया पे डिपेंड करता है। जब मैं आपको एक एक कैनोपी में कितना डालना होता है, एक पोट है उसमें कितना डालना होता है, वो सब मैं आगे धीरे धीरे वीडियो में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें वो नीम की जो खली है उसका उपयोग करना चाहिए, उससे जो रोग कीट है वो नहीं लगते हैं जड़ों में। ठीक है, उसके अलावा जब अपने बिजार सी बात है, पौधे लगे हुए हैं तो कीट तो आते ही आते हैं। कीटों के नियंत्रण के लिए ज़्यादा कीट नहीं आते हैं गृह वाटिका में, क्यों? क्योंकि पौधे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं और कम पौधे होते हैं, और वो भी नाना प्रकार के पौधे होते हैं। तो हर एक कीट का स्वभाव ये होता है कि वो सभी प्रकार के पौधों को नहीं खाता, वो अपनी अपनी पसंद के पौधे खाते हैं। तो वेरियस पौधे होते हैं, संख्या में कम होते हैं, इसलिए ज़्यादा कीट तो नहीं लगते, फिर भी कीट आते हैं। तो ये नीम का तेल आता है बाजार के अंदर, है ना, 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर, वो मतलब हैंड एटमाइजर आता है, उसे स्प्रे करते रहोगे तो कीट भी नहीं आने वाले। नीम है, मिर्च है, उसको मिलाकर, नीम मिर्च लहसुन को मिलाकर ऐसे कुछ पेस्टिसाइड बन जाते हैं जिनसे रोग नहीं आते हैं, कीट नहीं आते हैं। ये सब आपको बताया, किसी भी तरह के कहीं भी कोई भी एक सिंगल रसायन डालने की जरूरत नहीं है, और बहुत अच्छा प्रोड्यूस करोगे। देखो एक बार कोई छोटी मतलब एक समझ लो कि समूह चर्चा चल रही थी, जिसमें कुछ लोग मतलब कार्बनिक खेती पर डिस्कस कर रहे थे। तो वहाँ पे मेरा एक छोटा सा लेक्चर था, तो मैंने वहाँ पे बोला कि कार्बनिक खेती से हम रासायनिक खेती है उसके बराबर या उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा आमदनी कमा सकते हैं। तो किसी ने मेरे से सवाल किया था कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, प्रकृति के पास वो सब पावर है। देखो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखो, हम कुछ नहीं बनाते हैं, हम खुद सिर्फ क्या करते हैं, रूपांतरित करते हैं। कोई चीज़ है उसका रूप बदलते हैं। लोहा आप खुद थोड़ी बनाते हो, लोहा तो धरती हमें देती है, हम उससे मशीनें बना देते हैं। उसी तरीके से ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कुछ बनाते हैं। प्रकृति में वो सब चीज़ें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, जिनसे अपने ये सारी चीज़ें करके हम रासायनिक खेती से ज़्यादा उत्पादन। मेरा अभी यहाँ पे ये कॉन्टेस्ट नहीं चल रहा है कि मैं इस बात पे अभी डिबेट्स का मैं आंसर दूं, लेकिन कार्बनिक जो खेती है वो रासायनिक खेती के बराबर या उससे ज़्यादा उत्पादन देगी। और ये तो देखो बराबर तो देगी, ज़्यादा भी देगी, लेकिन इस बात की तो पक्की शर्त है, दुनिया का कोई आदमी इसको नहीं बदल सकता। लंबा चलना है तो आपको प्राकृतिक खेती, कार्बनिक खेती से चलना चाहिए। ज़्यादा दाम कमाने हैं, ज़्यादा लाभ कमाना है तो आपको कार्बनिक खेती से चलना चाहिए। लेकिन कार्बनिक खेती करने के लिए बड़ा ज्ञान चाहिए, बड़े फील्ड पे। लेकिन अपने यहाँ पे गृह वाटिका है, रूफटॉप गार्डनिंग है, वर्टिकल गार्डनिंग, ज़्यादा बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं है। 2-4 चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, उतनी आपके लिए सफिशिएंट है। अब देखो, घर में सब्जियां लगाने का जिक्र हो गया, फल लगाने का डिस्कस हो गया। मैंने बताया था औषधीय पौधे, तुलसी जरूर लगाइए। तुलसी प्रकाश वाले क्षेत्र में ही लगेगी, घर में जहाँ पे अच्छी लाइट पड़ती है वहाँ लगेगी। हिंदू धर्म में तुलसी को पवित्र पौधा कहा जाता है। क्यों नहीं कहें, ये हमारे शरीर के 60 रोगों का उपचार करती है, जिसमें मुख्य जैसे गले के खराश है, गले के अंदर टॉन्सिल बन जाते हैं, पथरी से संबंधित है, इस तरह के रोगों का उपचार करते हैं। इसकी खुशबू बहुत शानदार है, मॉस्किटो नहीं आते हैं, मच्छर नहीं आते हैं, ठीक है, बहुत सारे रोगों से बचाती है। और पवित्र में हमें क्या चाहिए,
ऐसा थोड़ी है इसमें कोई देवी प्रकट होगी और आप मतलब बहुत सारे नोट आपको देके चली जाएगी तो आप उसी को पवित्र समझोगे। ये सभी धर्म के लिए पवित्र है, हिंदू धर्म के लिए नहीं, हर इंसान के लिए पवित्र है। घर में तुलसी का वास बहुत जरूरी है। धार्मिक आस्था से नहीं बोल रहा हूँ, स्वास्थ्य की आस्था से बोल रहा हूँ, ठीक है। तुलसी जैसा पौधा आपको मिलेगा नहीं ढूंढने पे। आपके घर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा और उसके साथ साथ पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आपको देगा। तुलसी के अगर आप मेडिसिनल वैल्यू पढ़ने लग जाओगे ना तो पढ़ने में बहुत सारा टाइम आपको खर्चना पड़ेगा, यानी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू होती है इसकी। दूसरे, दिन में तो सारे पौधे ऑक्सीजन देते हैं, रात में ऑक्सीजन देने वाले पौधे जो कैक्टस होते हैं वो रात में ऑक्सीजन देते हैं। क्यों देते हैं? दिन में तो इकट्ठी कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है वो इकट्ठा कर लेते हैं। ये रंध्र खुलते नहीं है। रंध्र क्यों नहीं खुलेंगे दिन में? क्योंकि पानी उड़ जाएगा और ये पानी से बचने के लिए रंध्र बंद रखते हैं। इसलिए ये क्या है, रात के अंदर उस जो इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उपयोग करते हैं और फिर उससे क्या भोजन बनाते हैं और उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो कैक्टस टाइप के पौधे होते हैं ना, उनको आप घर में जरूर रखिए जो रात में भी ऑक्सीजन का संचार करते हैं। जैसे क्रिसमस कैक्टस है, ये रात में बहुत सारी ऑक्सीजन छोड़ता है। तुलसी भी दिन पूरे 24 घंटे में 20 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। तुलसी है 24 घंटे में से 20 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। कमाल का पौधा है, तुलसी होना चाहिए घर में। क्रिसमस कैक्टस आपके बेडरूम में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में ऑक्सीजन छोड़ेगा और आपके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बहुत अच्छा रहेगा। मनी प्लांट जानते हैं, सब लोग जानते हैं इसको, है ना। ये भी नाइट में ऑक्सीजन छोड़ता है, आपके घर में होना चाहिए। बैम्बू प्लांट्स है ना, इसको लकी बैम्बू कहा जाता है, ठीक है। और ज्यादा प्रॉपर्टी पढ़नी है तो आप पढ़ लेना ही, ठीक है। ये भी रात में ऑक्सीजन छोड़ता है, ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है, पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है। टोल्यूनी जो है उसको हवा से खत्म करता है, जो आंखों में जलन करता है, हमारे लिए जो नुकसानदायक होता है। जहरीली गैसों के प्रभाव को खत्म करते हैं। देखो मनी प्लांट के लिए जैसे कहावत होती है, बोलो इसको अपने लगा लेते हैं तो घर में धन बहुत आता है, ये आता है वो आता है। जैसे तुलसी है उसको अपने लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। बिल्कुल पौधे लक्ष्मी का ही अवतार है जी। बीमार होके काम करके दिखा दीजिए आप, कितना कमाने जाओगे आप? बीमार होके क्या कमाओगे? लगेगा उसमें तो। जब आप स्वस्थ होंगे तो कमाएंगे, लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी के अवतार ही तो है, स्वस्थ है वही लक्ष्मी का अवतार है जी। तो पौधे हमें स्वस्थ रखते हैं, ये सारे लक्ष्मी का अवतार है, लेकिन तुलसी को लक्ष्मी का अवतार कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा एरिका पाम नाइट में ऑक्सीजन देता है, होना चाहिए घर में, ठीक है। घर सुंदर लगता है, डेकोरेटिव लगता है, ऑर्नामेंटल लगता है। लोग आते हैं देखते हैं, अरे यार इनके घर में तो सुंदर पोट, सुंदर पौधे, क्या बात है, बड़े अमीर लोग हो रखे हैं, है ना। लेकिन ये तो हमारा शौक है, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा। पोट है 10, 20, 50, 100 जितने का मर्जी, आपकी जेब जितना आपको अलाउ करती है उस हिसाब से लगाइए। वैल्यू पौधे की है, पोट की नहीं। लेकिन ये सुंदरता के लिए अच्छा लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए भाई, अपना घर है, सुंदर बनाएंगे। स्नैक प्लांट है, बहुत ऑक्सीजन छोड़ता है, रात में होना चाहिए, अपने बेडरूम में होना चाहिए। एलोवेरा अपने घर में होना चाहिए, लेकिन ये तो प्रकाश में लगता है, इंडोर नहीं है ना, थोड़ा जहाँ धूप पहुँचती है वहाँ। यहाँ पे कुछ इंडोर प्लांट जैसे ये स्नैक प्लांट है, ये इंडोर प्लांट है, इसको मदर इन लॉ टंग कहते हैं ना। एरिका पाम है, ये भी क्या है, एक तरह से इंडोर प्लांट है। जो बेबू एरिका प्लांट है, ये इंडोर में नहीं, ये थोड़ा जहाँ लाइट आती है वहाँ लगेगा। और जो बेम्बू प्लांट्स है जिसको लक्की बेम्बू कहते हैं, ये इंडोर प्लांट है। क्रिसमस कैक्टस है, इंडोर है। मनी प्लांट है, ये इंडोर है। उसके अलावा पीपल है, पीपल को बड़ा एरिया चाहिए, लेकिन आजकल बोनसाई का प्रचलन बहुत चल रहा है ना, तो अगर बोनसाई है तो आप पीपल की बोनसाई यूज की। बोनसाई बड़े पेड़ को कटिंग करते करते छोटा रूप दे देते हैं, उसको बोनसाई कहा जाता है, एक जापानीज आर्ट है। तो अगर आप बोनसाई यूज करते हैं तो पीपल की बोनसाई जरूर यूज कीजिए। स्पाइडर प्लांट है, इंडोर प्लांट है, इसको रिबन प्लांट भी कहा जाता है, बहुत अच्छा प्लांट है और यूरोपियन कल्चर में काफ़ी महत्व है इसका। और ये भी ऑक्सीजन है वो काफ़ी रिलीज करता है और ये आपको एक तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशन देने का काम करता है। उसके अलावा एरिका पाम है, वो आप घर में रख सकते हैं, इससे भी ऑक्सीजन है वो अच्छा खासा रिलीज होता है, ठीक है। थोड़ा सा लाइट वाले एरिया में इसको रखा जाता है। उसके अलावा देखो आपके पास स्पेस के पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास स्पेस थोड़ा बहुत बढ़ जाता है तो आप ऑर्नामेंटल गार्डनिंग भी छत पे कर सकते हैं, रूफटॉप गार्डनिंग। आपने बड़े बड़े होटलों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग में देखा होगा रूफटॉप गार्डनिंग। रूफटॉप गार्डनिंग के दो तरीके होते हैं ना। एक तो होता है कि जिस समय बिल्डिंग बन रही होती है उसी समय अपने बेस तैयार किया जाता है, तो उस समय जो सॉइल मीडिया होता है अपने उसको यूज किया जा सकता है।
उस समय जो सॉइल मीडिया होता है ना उसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो उसके बाद आप सॉइल मीडिया मत यूज किए। उसके बाद जो मैंने जैसे तरीके बताए थे पीछे वो काम में ले सकते हैं। अब ये जो गार्डन है इसमें क्या है, बाहर सब कुछ नेचुरल है, लेकिन ये जो नीचे लॉन लगा हुआ है ना ये आर्टिफिशियल है, एक मेट आती है। तो ये देखो कितना शानदार लग रहा है। अब इस छत पे बैठने का मन होगा या नहीं होगा? बहुत ही ज़्यादा होगा। यहाँ जब बैठने जाओगे तो आपका मन खुश होगा। इन पौधों को देखो तो बड़ा आनंद आएगा। इनकी कटिंग शटिंग करोगे, इनकी ट्रेंड करोगे, मतलब ट्रेलिंग वगैरह करोगे, बड़ा आनंद आएगा, बड़े खुश रहेंगे। आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, है ना, ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होगा, पॉजिटिव एनर्जी होगी, प्राकृतिक के पास खुद को बहुत ज़्यादा महसूस करोगे। पूरे दिन जो भौतिक चीज़ों में दिमाग जो दौड़ता रहता है, जिसको आराम की ज़रूरत है वो नहीं मिलती है, जब पौधे के पास जाओगे तो ज़रूर मिलेगा। ये पॉजिटिव एनर्जी है। उसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत पौधों के साथ काम करोगे तो आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी होगी, जिससे आप फिट भी रहने वाले हैं। सबसे मेन चीज़ तो थी वो आप शुद्ध खाओगे, और आपका खाना ही निर्भर करता है कि आपकी वाणी कैसी है, आपकी एक्टिविटीज़ कैसी है, आपका डे शेड्यूल क्या है। ये सब कौन डिसाइड करता है? खाना। जितना खाना अच्छा होगा उतना ही आपके सारे के सारे जो प्रतिक्रियाएं होगी वो अच्छी रहने वाली है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से आग्रह यही है कि आज के समय में जो जहर बिक रहा है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। अब बात आती है कि हम सब उगाने लग गए तो फार्मर क्या उगाएंगे। ये एक कहना बहुत आसान है, सब छोड़ अगर 5% लोग भी उगाने लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। 5% दूसरों को अवेयर करेंगे जी कार्बनिक खाओ, कार्बनिक खाओ, फार्मर भी अपने आप कार्बनिक खेती करने लग जाएंगे। फार्मर का बिजनेस नहीं पिटने वाला है ना। हर आदमी घर पे नहीं उगा सकता है। आज आप वीडियो अगर देख रहे हो और अंत तक आपने देखा है, 100 लोगों ने देखा है तो 100 में से हो सकता है अभी 90 ने डिसाइड किया यार ये करना तो जरूरी चाहिए, लेकिन वास्तविक रूप से 5 ही नहीं कर पाएंगे। ये हमारा व्यवहार है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, मानव व्यवहार है। जब सुनता है तो करने की कोशिश करता है, उसके बाद धीरे धीरे इन बातों को भूल जाता है। लेकिन भूलिए मत, जहर मत खाइए, लंबा जीना है, स्वस्थ जीना है, अपने परिवार को खुश रखना है। बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती है। परिवार में हम चले जाते हैं, पीछे हमारे परिवार के लोग दुखी होते हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें झेलते हैं। हमें चाहने वालों की कमी नहीं होती है, हमें प्यार करने वालों की कमी नहीं होती है। हमें उन चीज़ों का इम्पोर्टेंस होती है। वो खुद के बारे में जब सोचोगे, आप अपने चाहने वाले के बारे में सोचोगे तो आप अपने आप समझ में आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों को अगर आप सुधारना चाहते हो, अपने जीवन स्तर को सुधारना चाहते हो, अपने हेल्थ को सुधारना चाहते हो, 2 दिन में काढ़ा पी के इम्यूनिटी नहीं आने वाली है। ये हमारा जो पास्ट का फूड था वो डिसाइड करता है, और भविष्य की इम्यूनिटी है वो आज का फूड डिसाइड करता है। पास्ट गया, फ्यूचर का सोचो, प्रेजेंट का सोचो, प्रेजेंट की इम्यूनिटी और फ्यूचर की इम्यूनिटी आज के फूड पर आपकी टिकी होती है। तो इसलिए एटलीस्ट जो सबसे ज़्यादा जहर खाया जाता है वो फलों व सब्जियों से खाया जाता है, तो वो जहरीले फल सब्जियां उनको अवॉइड करिए, और 100% कार्बनिक, 100% शुद्ध, 100% अच्छा तभी खाओगे जब खुद उगाओगे। टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, ये डालने से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, जहर कम हो जाता है। नो डाउट फल व सब्जियों को हमेशा पानी से धोकर अच्छी तरह से धो के खाना चाहिए, है ना। तो उससे कुछ जो केमिकल होता है उनके ऊपर लगा होता है, उनकी जो वैक्स होती है, थोड़ा गर्म पानी, हल्का जो गर्म पानी है उससे धोना चाहिए। तो उसका जो केमिकल होता है वो कुछ डाइल्यूट हो जाता है, ऊपर जो केमिकल लगा होता है वो साफ हो जाता है, वैक्स लगी होती है वो साफ हो जाती है। इसे रगड़ के धोना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन होता है फलों को धोने से, अंदर वाला जो है वो नहीं होने वाला है। 0 अगर आपको करना है डिटॉक्सिफाई, मतलब टोटल डिटॉक्सिफाई करना है, तब आपको खुद को उगाना पड़ेगा। खुद उगाओगे तभी 100% डिटॉक्सिफाई कर पाओगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए। काम का लेक्चर अपनी हेल्थ के लिए इतना समय देना चाहिए और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। थैंक यू।